रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रोफेसर एपिसोड 17। सुबह का वक्त। सुबह से ही सबका नॉर्मल रूटीन चालू हो गया था। फिदा और पार्थ कॉलेज चले गए थे और बाकी सारे घर में अपना काम कर रहे थे। फिदा को ये सेमेस्टर कॉलेज में ही निकलना था और अगले सेमेस्टर से वो घर पर रेस्ट करने वाली थी। वो नॉर्मली क्लास ले रही थी। पार्थ पढ़ा रहा था और फिर कभी कभी नक्श को बिजनेस में हेल्प कर रहा था। बस यही सब चल रहा था और एक बार फिर आया कॉलेज का एनुअल फंक्शन, जिसमें पार्थ ने एक बार फिर उसे रोक दिया। पहले वो उसकी तबीयत की वजह से रोक रहा था और इस बार वो उसे बच्चे की वजह से रोक रहा था। एनुअल फंक्शन का दिन फिदा ने खुद जिद करके खुद को एनुअल फंक्शन का हिस्सेदार बना दिया था और वह इस बार भी डांस करने वाली थी और वह भी कथक, जिसमें उसे काफी बॉडी मूवमेंट करनी थी। और पार्थ ने इस वक्त एक नर्स को रखा था और पूरे कॉलेज को पता था कि फिदा प्रेग्नेंट है। इसीलिए अब तो लड़कियां पार्थ को उस नज़र से देखना भी गलत समझती थी। उन्हें लगता था ये बंदा पूरी तरीके से उस लड़की का हो गया है और अब हम इस लड़के को इस तरीके से देखेंगे नहीं। उन्होंने प्रोफेसर की नज़रों में खुद को अच्छा बनाने का ठान लिया था और अब वह पार्थ को गलत नज़रों से या फिर यह मेरा होना चाहिए इस तरीके से कुछ नहीं बोलती थी और ना ही उसे देखी थी। उनके लिए पार्थ अब उनका सिर्फ प्रोफेसर रह गया था। हाँ, आज भी वो उनके लिए उनका हैंडसम प्रोफेसर था, लेकिन सिर्फ प्रोफेसर, उससे आगे कुछ नहीं। म्यूजिक सिस्टम में गाना बजा और फिदा ने अपने हिसाब से अपना कथक परफॉर्म करना शुरू कर दिया और पार्थ हर साल की तरह आज भी जज की कुर्सी पर ही बैठा हुआ था और आज पूरी फैमिली वहां आई थी। जैसे ही आराधना आई थी, उसके सारे दोस्त उसके पास आ गए थे। लेकिन रूबी जी ने सबको कह दिया था कि आराम से मिले, उसे ज्यादा परेशान ना करे क्योंकि अब लास्ट टाइम चल रहा था उसका। आराधना आराम से बैठी हुई थी। उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स की हुई थी और दो नर्स थी, एक फिदा के लिए और एक आराधना के लिए। वह आराम से बैठे हुए थे। आराधना का लास्ट टाइम चल रहा था, लेकिन वह फिर भी वो जिद करके आई थी। नक्श ने उससे कहा था उसे नहीं आना चाहिए था। ये बात बार बार कही थी, लेकिन फिदा के लिए वह आना चाहती थी, इसीलिए वह आए और आज फिदा और आराधना के पेरेंट्स भी वहां आए थे। छाया जी और सुनील जी अपनी बेटी का परफॉर्मेंस देखकर काफी खुश थे, लेकिन वो बीच बीच में उसके लिए परेशान भी हो रही थी। लेकिन फिदा हर एक चीज को भूलकर बस अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दे रही थी और वह अच्छे से अपना परफॉर्मेंस कर रही थी। लेकिन जिस हिसाब से वह मूवमेंट कर रही थी, उसके लिए थोड़ा डेंजरस हो सकता था और पार्थ बार बार हल्का सा खड़ा हो रहा था उसके लिए। तो प्रिंसिपल सर ने कहा, कोई बात नहीं मिस्टर नेगी, जैसे ही परफॉर्मेंस खत्म होगा उन्हें अच्छे से डॉक्टर की फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि अगर कोई इशू हो तो वह तुरंत क्लियर हो जाए। आप टेंशन मत लीजिए। एक और लड़की है, वह भी इसी तरीके से है, वह परफॉर्मेंस दे रही है, उसके लिए भी हमने प्रॉपर तरीके से डॉक्टर की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई है। पार्थ ने कहा, मुझे नहीं चाहिए आपके डॉक्टर की फैसिलिटीज, मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। आपके करने में और मेरे करने में बहुत फर्क है। प्रिंसिपल सर इस पर चुप हो गए क्योंकि फर्क तो था। पार्थ पूरी तरीके से एक हस्बैंड की तरह देखता और प्रिंसिपल सिर्फ फॉर्मेलिटी समझ कर रहे थे। अगर कोई इश्यू भी आता तो उसे उस वक्त तो पक्का टाल ही देते, क्योंकि उन्हें एनुअल फंक्शन ज्यादा प्यार था, वह लड़की नहीं। और इसी चीज को ध्यान में उस लड़की के पति ने भी रखा था, इसीलिए उसने साफ कहा था कि वह अपने हिसाब से भी कुछ तैयारी करके रखेगा। इधर स्टेज पर फिदा परफॉर्म कर रही थी और पीछे बिल्कुल वैशाली थी, पर उसने कोई चाल नहीं चली थी क्योंकि उसे पता था कि चाल कोई और चलने वाला है और वह था उसका भाई किरण, जो कि कुछ ही देर में कॉलेज आ जाने वाला था, सिर्फ फिदा को लेने के लिए। वैशाली ने शैतान भरी मुस्कान के साथ कहा, बेचारी खुद भी मरेगी और अपना बच्चा भी मार देगी। क्या जरूरत थी तुम्हें प्रेग्नेंट होने की, और वह भी उस इंसान से जो इंसान मुझे चाहिए था। तुमने उसके करीब जाकर अपनी मौत की दावत बुला ली है। ये लगभग फिदा का डांस अपने लास्ट पर था और वह इस बार बहुत ही शिद्दत से और बिना किसी प्रॉब्लम के डांस करने वाली थी, क्योंकि इस बार स्टेज पर कोई प्रॉब्लम हो नहीं वाली थी, क्योंकि करने वाला कोई नहीं था। प्रॉब्लम तो बाहर होने वाली थी और वो प्रॉब्लम लगभग उस कॉलेज के पास पहुंच गया था। कुछ ही देर में गाड़ी कॉलेज के बाहर आकर रुक गई और उसमें से किरण बाहर आ गया। उसने अपने चेहरे पर अपना हाथ चलाया और बोला, सारे के सारे लोग आज ऑडिटोरियम में हैं, कहीं और उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही किसी क्लासरूम में अपना मनोरंजन कर लेंगे। और रही बात चीख की, तो वह भी कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि इतनी तेज तेज म्यूजिक में आवाज जा रही है और कितनी मदहोश कर देने वाली आवाज आ रही है ना? ऐसा लग रहा है कोई प्यार से कत्थक कर रहा है। तभी उसका दिमाग शनका और वह ऑडिटोरियम की तरफ नजर को गहरी करते हुए बोला, कत्थक?
मेरी प्यारी बहना ने बताया था कि हमारी आज रात बाहों में भरने वाली मोहतरमा कत्थक करने वाली है। क्या ये वही कत्थक है? मतलब मेरी टाइम बहुत ही परफेक्ट है। मेरी मोहतरमा बहुत ही जल्द हमारी बाहों में, और यह शाम मस्तानी मदहोश किए जाए। मुझे डोर कोई खींचे, तेरी ओर ली जाए। उसके बाद उसने अपनी उंगलियों को ऐसे हिलाया जैसे कि वो पियानो को बचा रहा हो और उसे राइट तो लेफ्ट हल्का सा बंद करके नीचे से ऊपर लेकर जा रहा था। किरण के हर एक शब्द में और उसकी आंखों में लस्ट साफ साफ नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि आज वो कोई इंसान नहीं, भूखा भेड़िया हो जो बस अपने शिकार का इंतजार कर रहा है, और वह शिकार उसके बेहद नजदीक है। बस उसकी कदमों के पास शिकार का आना बाकी है। यहाँ अंदर फिदा ने अपना डांस परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से दे दिया और वह एकदम से अपने घुटने पर आकर बैठकर अपने दोनों हाथों को ऊपर किया। सबने खड़े होकर उसके लिए तालियां बजाई। आराधना, जो कि खड़ी नहीं हो सकती थी, वह भी उसके लिए खड़ी होकर तालियां बजा रही थी, क्योंकि उसने सच में वंडरफुल परफॉर्मेंस दी थी। पार्थ, प्रिंसिपल सर और अध्यक्ष तीनों उठ गए थे और उन्होंने भी तालियां बजाई थी, और इस बार पार्थ ने ये देखकर उसे सादे 9 नंबर नहीं दिए कि वो उसकी बीवी है। उसने उसकी परफॉर्मेंस को देखकर पूरे 10 नंबर दिए थे। वो प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को, अपने बच्चों को भूलकर सिर्फ अपने परफॉर्मेंस पर ध्यान दिया था। उसे पता था कि उसका बच्चा ये चीज बहुत एंजॉय करेगा, और फिदा को अंदर से फीलिंग आ रही थी कि जो उसके अंदर नन्ही सी जान पल रही है, उसे बहुत खुशी हुई होगी कि उसकी मम्मी ने कितना अच्छा डांस परफॉर्म किया है। फिदा के चेहरे पर भी काफी मुस्कान थी जब उसने हर किसी को उसके लिए तालियां बजाते हुए देखा, और उसने पार्थ की आंखों में अपने लिए एक अलग ही जुनून, प्यार और अलग एहसास देखा। उसके चेहरे की मुस्कान और भी ज्यादा बढ़ गई, और पार्थ अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसके पास आया और उसने नस को बुलाया, और उसके बाद वो खुद से उसे लेकर पीछे की तरफ गया। फिदा ने कहा, आप क्यों आ रहे हो मेरे साथ? पार्थ ने कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूं और तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है। फिदा इस पर उसे शरारती आंखों से देखने लगी, और फिर वो उसे ग्रीन रूम के अंदर लेकर आया तो फिदा ने कहा, प्लीज अब बाहर रहिए। नज ने अपना सर हिलाया और फिर वो अंदर आ गई और पार्थ ने कुंडी लगा दी। जैसे ही पार्थ पलटा, फिदा ने उसे दीवार से लगाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। पार्थ एकदम से हैरान हो गया, लेकिन फिर उसने भी शिद्दत से उसे पैशनेट तरीके से रिस्पांस देना शुरू कर दिया। इस वक्त दोनों के हाथ एक दूसरे की कमर पर ऊपर से नीचे मूव कर रहे थे, और पार्थ के हाथ उसकी ड्रेस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह फिलहाल अलग अलग जगह से बंधी हुई थी और टाइट थी, जिसमें पार्थ ने उसके होठों को आजाद करते हुए कहा, मुझे ये ड्रेस इरिटेट कर रही है। फिदा इस पर उसे लस्ट नजरों से देखते हुए कहा, तो हटा दो, किसने रोका है? और उसके बाद उसने अपने निचले होठों को बाइट करना शुरू किया, जिस पर पार्थ उससे सड्यूस होने लगा, और फिदा को पता था कि किस तरीके से पार्थ को अपने पास लाना है। और उसके बाद पार्थ ने एकदम से उसकी ड्रेस की नोट को खोलना शुरू किया, और वो फिदा को लेकर एक तरफ हो गया, और उन दोनों की किस धीरे धीरे गहरी होती थी। दोनों एक दूसरे को किस करने बिल्कुल खो गए थे, और पार्थ ने ग्रीन रूम का वह छोटा सा बेड वहां पर फिदा को लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया, और उसके बाद उसने उसके गर्दन पर, कॉलर बोन पर भी चुमना शुरू कर दिया। और यहाँ बाहर किरण बस वेट कर रहा था कि एक बार पार्थ और नस फिदा को अकेला छोड़ दे, और किसी तरीके से वह बस फिर पार्थ जाए और उसके बाद बस अपना काम कर देता। और यहाँ पार्थ और फिदा एक दूसरे में बिल्कुल खोए हुए थे, लेकिन थोड़ी देर में वहां अनाउंसमेंट शुरू हुई कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस शुरू होने वाली है। पार्थ को ना चाहते हुए भी फिदा को छोड़ना पड़ा। फिदा ने कहा, आधे घंटे नहीं कर सकते थे ये ब्रेक, गंदे कहीं के। पार्थ ने उसके गालों के ऊपर किस किया और कहा, फंक्शन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, नेक्स्ट ग्रुप। उसके बाद वो वहां से चला गया और अगले परफॉर्मेंस शुरू हो गए, और नाज फिदा के पास आई और उसने उसे चेक किया, और फिर फिदा ने कहा, अब आप जाकर खाना खा लीजिए। नज ने अपना सर हाँ में हिला दिया। ऑडिटोरियम के दूसरी साइड जहां पर बुफे लगा हुआ था और वहां पर भी कुछ लोगों की भीड़ थी, वह खा रहे थे, वहीं पर नज ने भी अपना खाना शुरू किया। यहाँ पर आराधना खड़ी हुई और बोली, मुझे फिदा के पास जाना है। नक्श ने कहा, क्या शांति से बैठी रहो, क्या करोगी जाकर, अभी से बाद में आ जाना। आराधना ने कहा, प्लीज नक्श, जाने दीजिए ना। नक्श ने कहा, मैंने मना किया ना, बाद में चली जाना। ठीक है। आराधना को वापस बैठना पड़ा, और यहाँ पर फिदा को नस चेक करके जा चुकी थी, उसे अब अकेले ही बैठना था। उसने अपने कपड़ों को चेंज कर लिया था। उसने सोचा कि वह बाहर जाकर थोड़ी देर घूम ले, इसीलिए वो ग्रीन रूम का दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ कॉरिडोर में इधर से उधर टहलने लगी।
तभी किसी ने पीछे से आकर उसके सर पर जोर से मारा और वह पेट के बल अंदर जाकर गिरी। इतना तेज मारा था कि उसकी चीख भी नहीं निकल पाए और वह आदमी उसे पैरों से घसीटते हुए पेट के बल पीछे की तरफ ले जाने लगा और यहाँ फिदा अपनी आंखों को पल पल बंद कर रही थी। पार्थ जो बैठकर यहाँ परफॉर्मेंस देख रहा था, अचानक से उसकी भी दिल की धड़कनें काफी तेज हो गई। वह एकदम से खड़ा हो गया तो हर कोई उसे देखने लगा। स्टूडेंट अपना परफॉर्मेंस कर रहे थे, लेकिन वह भी हैरान हो गए कि पार्थ क्यों खड़ा हो गया। तो पार्थ ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, फिदा। यहाँ हर कोई बस ये सोच रहा था कि पार्थ क्यों खड़ा है। वह वहां से जाने लगा तो उसे स्टूडेंट अचानक से रुक गया क्योंकि पार्थ का परफॉर्मेंस देखना जरूरी था, उसके भी नंबर लगने थे। प्रिंसिपल सर खड़े हुए और बोले, मिस्टर नेगी, आप कहाँ जा रहे हैं? परफॉर्मेंस। पार्थ ने कहा, 1 मिनट में आ रहा हूँ। नक्श तुरंत उसके पास आया और बोला, पार्थ कहाँ जा रहा है? पार्थ ने कहा, फिदा को देखने। नक्श ने कहा, तो मुझे बोल देना, मैं देख कर आता हूँ। जा तू डांस परफॉर्मेंस देख। पार्थ ने हाँ में अपना सर हिलाया और वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। परफॉर्मेंस वहीं से रीस्टार्ट हो गया और नक्श ग्रीन रूम में गया तो वहां पर वो नज नहीं थी। उसे लगा शायद बुफे एरिया में चली गई है, इसीलिए उसे तरफ चला गया। और यहाँ दूसरी तरफ फिदा एक चेयर से बंधी हुई एक क्लास में थी और उसकी चेयर की एक पांव पर किरण ने अपना पर रखा हुआ था और वह उसके काफी नजदीक होकर उसके उस मासूम से चेहरे को देख रहा था और फिर वो उसके चेहरे से उसके गले से क्लीवेज और सीने पर और फिर पेट पर और उसके पेट को हल्का हल्का अपने हाथों से दबाते पर बोला, क्या हुआ अगर हम मर जाए तो? उसके बाद वो जोर जोर से चीखने लगा किसी शैतान की तरह और यहाँ उसकी मुठ्ठियां अचानक से धीरे धीरे खुलने लगी और उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने अच्छे से आंखें खोली और सामने देखा तो वो डर गई। उसने धीरे से कहा कि किरण। किरण मुस्कुराया और बोला, कैसी हो लिटिल एंजल, मिस किया मुझे? फिदा हैरान हो गई यहाँ कब आए? देखने लगी तो वह कोई बड़ा क्लासरूम और उसने अपने आप को उठाना चाहा तो उसके हाथ कुर्सी के पहिए पर अच्छे से बंधे हुए थे रस्सी से। उसने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, खोलो मुझे। मैंने कहा खोलो। तभी उसने महसूस किया कि किरण का हाथ तो उसके पेट पर है और वह और भी ज्यादा घबरा गई और डर से उसे देखने लगी और बोली, यहाँ से हाथ हटाओ। किरण ने कहा, क्यों, कुछ हो जाएगा इसको? फिदा ने अपने मुंह में आया थूक गटक लिया और बोली, मैंने कहा ना कि मेरे पेट से हाथ हटाओ। और क्या करने आए हो वापस? किरण ने कहा, अपना बदला पूरा लेने, जो नहीं कर पाया था उसे पूरा करने। और उसके बाद उसने एकदम से अपने पैर को हटाया और वह आधी टूटी हुई कुर्सी ने अपना बैलेंस खो दिया और पीछे की तरफ जाकर फिदा कुर्सी के सहित गिरी। उसका सर जमीन से टकराया और उसके मुंह से दर्द भारी चीख निकल गई। फिदा खुद को अपने हाथों के जरिए पीछे की तरफ कर रही थी और कुर्सी भी सरका रही थी, लेकिन तभी दीवार से उसका सर लगा और वह और भी ज्यादा घबराई और बोली, देखो देखो, छोड़ दो। यहाँ नक्श बफे की तरफ आ गया था, लेकिन पूरा का पूरा बुक एरिया उसने देख लिया था, लेकिन फिदा उसे कहीं नहीं नजर आई। उसे नस भी मिल गई। उसने भी बताया कि वह फिदा को रूम में ही छोड़कर आई थी, लेकिन फिदा वहां नहीं थी। उसे घबराहट होने लगी। आराधना खड़ी हुई और बोली, एक बार देखकर आती हूँ नक्श को। रूबी जी ने कहा, नहीं आराधना। उसने कहा, बस देखकर आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। उसके बाद में वहां से जाने लगी और वह कमरे की तरफ गई तो वहां पर नक्श नहीं था, न ही फिदा थी। उसने कहा, ये दोनों कहाँ गए? कहीं फूड काउंटर की तरफ तो नहीं गए? इसलिए वह भी फूड काउंटर की तरफ बढ़ गई और यहाँ फंक्शन लगभग एंड पर था और यहाँ पार्थ को अभी तक फिदा के बारे में नक्श ने आकर कोई खबर नहीं दी थी और उसने भी आराधना को ऐसी कंडीशन में बाहर जाते हुए देख लिया था। उसे न जाने क्यों ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वह खड़ा हो गया। प्रिंसिपल सर ने कहा, मिस्टर नेगी क्या हुआ है? पार्थ ने कहा, आप मेरे नंबर अपने हिसाब से दे दीजिए प्लीज। उसके बाद वो खड़ा होकर वहां से बाहर की तरफ जाने लगा। आराधना और नक्श आपस में मिल गए थे, लेकिन फिदा नहीं मिली थी और आराधना को जब फिदा के बारे में पता चला तो वो घबरा गई। यहाँ किरण ने उसके हाथों को खोल दिया और वह बिल्कुल जमीन पर लेट गई। उसने खुद को खड़ा किया और जाने लगी, लेकिन किरण ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, कहीं भी भाग लो, कोई नहीं बचाने आएगा क्योंकि सब ऑडिटोरियम में है और म्यूजिक इतना तेज कि तुम्हारी चिल्लाने की आवाज भी नहीं जाएगी। फिदा डर गई और उसे देखने लगी और बोली, तो मैं खुद को खुद ही बचा लूंगी, हर बार जरूरी नहीं कि कोई आएगा मुझे बचाने के लिए। उसके बाद वह अपने कदम पीछे लेने लगी। वहां पर सिर्फ डेस्क थी और कोई भी हथियार नहीं था और उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इतनी भारी भारी डेस्क उठाकर उसके ऊपर मार सके।
सीधा क्लासरूम से बाहर अपने कदमों को लेने लगी। किरण भी बाहर ही आ गया। उसने कहा, खुलेआम रोमांस करना है, कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लेंगे। उसके बाद उसने अपने शर्ट के बटन को खोलना शुरू किया और फिदा उसे घबराते हुए अपने कदमों को पीछे लेने लगी और बोली, देखो अपने कदमों को पीछे रखो, मेरे पास लाने की जरूरत भी नहीं है। किरण ने कहा, क्यों नहीं है, मैं तो लेकर आऊंगा। उसके बाद उसने उसे आंख मारी और फिदा घबरा गई, लेकिन तभी उसका पैर अचानक से छोटे पत्थर पर लगा और वह पीछे की तरफ जाकर गिर गई और उसकी हल्की सी चीख निकल गई। उसे सबसे ज्यादा अपने बच्चे के लिए डर लग रहा था। उसे ऐसी फीलिंग आ रही थी कि शायद किरण को पता है कि वह प्रेग्नेंट है। हर बार पार्थ तो उसे बचाने नहीं आएगा, ये बात उसे अच्छे से पता थी और इस बार उसने फैसला कर लिया था कि खुद से ही खुद को बचाएगी। वह खड़ी हो गई और बोली, मेरे पास मत आना। उसके बाद वह उठी और भागने लगी और किरण ने कहा, भागते भागते जाएगी, कहां तक ही जाएगी। उसके बाद वह भी उसके पीछे जाने लगा, लेकिन फिदा तेज निकली और वह आगे जा रही थी और बीच बीच में पीछे मुड़कर किरण को देख रही थी। उसके बाल जो उसने जुड़े में बांध लिए थे वह सारे के सारे खुल गए और बिखर गए। उसके पैरों में दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगा कि पेट में कुछ हो रहा है। उसने उसे पकड़ लिया और बोली, बेबी प्लीज टेंशन मत लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, लेकिन आपको बचाने के लिए मुझे खुद को भी तो बचाना पड़ेगा ना। उसके बाद वह भागते भागते एक दूसरे एरिया में आ गई जो कि कंस्ट्रक्टेड साइट था कॉलेज का। यहाँ पर जो ऑडिटोरियम फिलहाल था उससे भी बड़ा हॉल बन रहा था। यहाँ पर पत्थर, ईंट, लकड़ी, सीमेंट सब कुछ पहले से ही था। फिदा वहां कर आ गई क्योंकि वहां कोई जगह ही नहीं थी। वो तुरंत बोरियों के पीछे जाकर छुप गई और बैठ गई। गहरी गहरी सांस लेने लगी। वहां काफी अंधेरा था, बस चंद की ही रोशनी आ रही थी। जितनी आ रही थी, किरण ने अपने फोन से टॉर्च जलाई और हर जगह उसे चलाया, लेकिन उसे फिदा नजर नहीं आए। फिदा यहाँ पर बैठी हुए अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस ले रही थी। और यहाँ पर पार्थ उस तरफ आ गया जहाँ पर फिदा को पहले रखा हुआ था। नक्श उनके पीछे पीछे आ गया और आराधना भी आराम आराम से आ रही थी। फिलहाल पार्थ और नक्श दोनों का ध्यान फिदा के ऊपर था। वह आराधना को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी पार्थ की नजर आराधना पर गई और उसने कहा, भाई उसे संभालो ना। नक्श ने कहा, तुम यहाँ कहीं बैठ जाओ ना आराधना। हर कोई फिदा की चीख सुनकर हैरान हो गया और वह उस तरफ जाने लगे जिस तरफ फिदा थी। तभी अचानक से एक पत्थर पर आराधना का पैर लगा और वह सीधा नीचे पेट के बल जाकर गिरी और उसके मुंह से खतरनाक चीख निकली और नक्श उसे देखकर हैरान हो गया। वह क्या करे, पार्थ के साथ जाए या आराधना के लिए रुके। इसीलिए वो तुरंत उसके पास गया और उसे उठाया और आराधना अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोली, मेरा मेरा बेबी, मेरा मेरा बच्चा। और उसने कसकर नक्श के हाथ को पकड़ा हुआ था। इस वक्त पूरे कॉलेज कैंपस में बाहर की तरफ कोई नहीं था। हर कोई बस या तो फूड काउंटर की तरफ था या फिर अंदर की तरफ था जहां पर परफॉर्मेंस चल रहा था। वहां एक सिंगल इंसान नहीं था जो आराधना को देख सके, इसलिए उसने आराधना को अपनी गोद में उठाया। उसने पार्थ को आगे की तरफ जाने दिया और वह खुद से लेकर फिदा के रूम में आया। और जो नज वहां पर थी, जो थोड़ी देर पहले ही आई थी यह सोचकर कि फिदा अंदर होगी, वह हैरान हो गई और अंदर फिदा नहीं थी। नज ने कहा, मैडम कहाँ गई? नक्श ने कहा, इसे चेक करो प्लीज, क्या हुआ इसे? नक्श को बहुत चिंता हो रही थी उसकी। उसने उसका चेहरा पकड़ा जो कि दर्द से भरा हुआ था। नज आई और उसे चेक करने लगी। उसने उसके हल्के से कपड़े हटाकर देखे। उसे ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे इतना समझ आ गया था कि शायद लेबर का दर्द है यह उसका। इसलिए उसने कहा, आई थिंक आपको इन्हें अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, शायद लेबर पेन हो गया है। और नक्श ने कहा, क्या अभी तो नवा महीना शुरू होने में कुछ दिन है, इतनी जल्दी? नज ने कहा, पता नहीं पर मुझे ये दर्द लेबर पेन लग रहा है। आप एक बार इन हॉस्पिटल लेकर जाए, इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए। नस की बात सुनकर उसका दिल एकदम थम सा गया और उसने तुरंत फोन निकालकर विशाल जी को सब कुछ बता दिया और विशाल जी बिल्कुल हैरान हो गए और वो रूबी जी और सबको लेकर उसे तरफ आ गए जहां पर आराधना दर्द से कन्हार रही थी। छाया जी ने देखा ना पार्थ था और ना ही फिदा थी। उन्होंने कहा, फिदा कहाँ है? नक्श कुछ बता नहीं पाया और उसने कहा, हमें आराधना को लेकर जाना होगा। लव उसके बाद वह आराधना को अपनी बाहों में उठाकर बाहर की तरफ लेकर जाने लगा और उसे गाड़ी में बिठाया और कहा, आप इसे अस्पताल लेकर जाइए, मैं आ रहा हूं। विशाल जी ने कहा, लेकिन तुम कहां जा रहे हो? नक्श ने कहा, फिदा के पास जा रहा हूं, प्लीज। उसके बाद वह वहां से चला गया।
किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन विशाल जी जल्दी से आराधना को अस्पताल की तरफ लेकर गए। आराधना का सर रूबी जी के गोद में था और रूबी जी उसके चेहरे का पसीना साफ कर रही थी। वह काफी थकी सी लग रही थी और अपने पेट को लेफ्ट राइट मूव कर रही थी, जैसे उसे वो दर्द नहीं सहन हो रहा हो। रूबी जी को भी लग गया था कि शायद लेबर का ही पेन शुरू हुआ है उसे। वो इधर उधर करवट लिए जा रही थी और अपने दर्द को सहन करने की कोशिश कर रही थी। और यहाँ दूसरी तरफ फिदा अभी भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। अब उसे अपने पेट में हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ उसके पेट से निकल रहा हो। तभी अचानक से उसके सामने कहीं से किरण आ गया और वो बोला, छुप तो बहुत अच्छे से रही थी हमारी बेबी डॉल, पर क्या करे कपड़ा दिख गया। फिदा ने इस पर अपने साइड में देखा तो हल्का सा कपड़ा बोरियों के पास से फटा हुआ था, जिसमें उसकी नजर उस कपड़े पर गई। फिदा एकदम से खड़ी हो गई और डरते हुए बोली, देखो देखो मेरे पास मत आना वरना। किरण ने उसके बालों को झट से पकड़ा और कहा, मैं तो इतना पास आऊंगा कि सिर्फ मेरे पास आने से तेरा बच्चा इस जहां को छोड़ देगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी के करीब जाने की। फिदा ने कहा, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, और उसके बाद अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करी और उसने किरण के हाथ पर काट लिया, जिस पर एकदम से दर्द में किरण ने उसे छोड़ दिया और वह दूसरी तरफ भाग गई और वह एकदम से किसी डंडे से टकराई और नीचे की तरफ गिरी और उसके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ और वो जोर से चिल्लाए। पार्थ बिल्कुल उसी तरफ आ गया था और नक्श भी। वो एकदम से उसकी चीख को सुनकर सहम गया और वह तुरंत उस तरफ गया। फिदा को इस वक्त अपने पेट में और असहनीय दर्द हो रहा था और वह एकदम से मुड़ गई और किरण उसके पास आने लगा तो जिस डंडे से वह गिरी थी उसने वही डंडा उठाया और एकदम से उसे उठाया जो डायरेक्ट किरण के सर पर लगा और वो खड़ी हो गई और दूसरी तरफ भाग गई। वहां पर पार्थ आ गया, लेकिन फिदा दूसरी तरफ चली गई थी और अब किरण और पार्थ का सामना हो चुका था। पार्थ तो उधर फिदा को ढूंढ रहा था, लेकिन उसका सामना किरण से हो गया था और उसने सोचा कि यह पहले ही उसका खात्मा करेंगे। किरण ने कहा, अरे पार्थ साहब, जरा ढूंढो ना कि आपकी बीवी कहाँ गई। पता नहीं मिल नहीं रही है, अभी तो आई थी मेरे पास बेचारी, अपना बच्चा खुद ही गिरा गई। पार्थ का ये सुनकर खून खौल उठा और उसने एक मुक्का सीधा उसके मुंह पर जड़ दिया और वह किरण दूसरी तरफ धूल चाटने को हो गया और किरण हंसते हुए खड़ा हुआ और बोला, क्या बात है, अभी तक तो बीवी को इस तरीके से हाथ लगाया नहीं और इतना गुस्सा, सोचो अगर लगा लिया हो तो तुम तो मेरा कत्ल कर देते। पार्थ ने इस पर उसकी कॉलर पकड़ी और उसे लगातार मारते हुए बोला, मैं तुझे हाथ लगाने लायक ही कभी नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद वह लगातार उसे देखने लगा और इधर उधर जाकर फिदा को ढूंढने लगा। फिदा एक जगह खड़ी काम कर रही थी, उससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी नक्श उसके पास आया तो फिदा बिल्कुल उसके सीने से लग गई और बोली, नक्श भैया। नक्श ने उसके सर पर हाथ रखा और सहलाया और कहा, कुछ नहीं होगा। यहाँ जब पार्थ की चीख निकली क्योंकि एकदम से लोहे की लाठी लेकर किरण ने उसके पेट पर मारा था और पार्थ एक तरफ हो गया था और फिदा एकदम से हैरान हो गई। वो नक्श के साथ आगे आ गई। नक्श उसे वही छोड़कर आगे की तरफ गया और वह पार्थ की मदद करने लगा, लेकिन शायद पता नहीं है क्या था, लेकिन किरण उन दोनों पर भारी पड़ रहा था और वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। फिदा बस एक जगह खड़े होकर ही देख रही थी। उसके सामने इस वक्त पार्थ और नक्श का दर्द भरा चेहरा था और किरण की पीठ थी। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसके शरीर में आग जला दी। शोले की अंगार उसके बदन में दहक रही थी। उसने तुरंत एक डंडा उठाया और उसे लेकर उसकी तरफ चली गई और उसने तुरंत उसे किरण के सर पर मार दिया। किरण के हाथ से वह लोहे का डंडा छूट गया और पार्थ और नक्श अपनी जगह से खड़े हुए और उसे देखने लगे। अभी तक शायद वो इसलिए बर्दाश्त कर रही थी क्योंकि उसे मारा जा रहा था, उसके पति को मारा जा रहा था। वो चीज ही शायद बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और उसने लगातार उसके हाथ, पैर, पेट, गर्दन, चेहरे पर इस डंडे से बिना देखे बस मारना शुरू कर दिया और वो किरण इधर उधर लपेट खाए हुए बस मार खाए जा रहा था। फिदा बिल्कुल भी शांत नहीं हो रही थी। उसके शरीर से खून बहने लगा था। फिदा को भी काफी चोट लगी थी, लेकिन वह बस किरण को मार रही थी और उसके शरीर से खून को बाहर निकाल रही थी। वह लगातार उसे मारते हुए बोली, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को, मेरे पति को छूने की। और वो लगातार बस मारे जा रही थी। पार्थ उसके पास आया और बोला, फिदा मर जाएगा। फिदा ने कहा, मारना ही है मुझे अभी इसे। इसकी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से मुझे छूने की। इसकी वजह से मैंने अपने शरीर से, अपने चेहरे से, अपनी खूबसूरती से नफरत की थी एक पल। और उसके बाद वो उसे लगातार मारने लगी, लेकिन वो डंडा टूट गया।
लेकिन फिदा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने इधर उधर देखा, वहां पर कुछ बोरियां थी। उसने जानबूझकर उसमें से सीमेंट उठाया और उसकी आंखें खोलकर उसके अंदर डाल दिया, जिस पर वो दर्द से चिल्ला पड़ा और उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था। वो इधर उधर जा रहा था। फिदा गुस्से से बस किरण पर वार किए जा रही थी और किरण अपनी सांसों को रोक चुका था। वो अपने प्राणों को त्याग चुका था, सिर्फ फिदा के मारने से, क्योंकि उसने किरण का एक ऐसा हिस्सा नहीं छोड़ा था जहां न मारा हो। और लगातार वार करने पर धीरे धीरे किरण के शरीर ने उसका साथ देना बंद किया और फिर उसके शरीर ने उसकी आत्मा को जैसे अपने शरीर से निकलने की अनुमति दे दी। उसकी सांसें बिल्कुल थक गई थी, वो बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा था। पार्थ ने आकर उसे तुरंत पकड़ लिया और कहा, फिदा फिदा रुको, मर गया है फिदा। लेकिन फिदा उसे फिर भी मार रही थी, बिल्कुल किसी पागल की तरह। तभी पार्थ ने उसके हाथ से वो डंडा पकड़ा और उसके मुंह से हल्की सी चीख निकाली, क्योंकि वो डंडा कांटों से भरा था। जैसे ही पार्थ की चीख उसके कानों में पड़ी, फिदा एकदम से चुप हो गई और वह पार्थ को देखने लगी। उसने तुरंत डंडा एक तरफ किया और पार्थ को देखने लगी। उसने पार्थ का हाथ पकड़ा और कहा, ये कैसे हुआ? पार्थ ने उसका हाथ देखा, जो पूरा खून से भरा हुआ था, और उसने तुरंत फिदा को अपनी तरफ खींचकर उसे अपने सीने से लगाया और कहा, क्या करती हो तुम? फिदा ने रोते हुए कहा, मैं तो कुछ भी नहीं करती, यही है जो मुझे हमेशा परेशान करते रहते हैं। उसके बाद वह अपना सर उठाकर पार्थ को देखने लगी तो पार्थ ने उसके माथे को प्यार से चूम लिया। पार्थ ने अपने आदमियों को बुलाया जो किरण की डेड बॉडी को वहां से अपने साथ लेकर चले गए, और किरण के आदमी तो पहले से ही वहां से जा चुके थे। पार्थ उसे लेकर बाहर की तरफ आया। वहां अभी भी शांति ही थी। वो उसे लेकर गाड़ी की तरफ आया और पीछे की तरफ बैठा दिया। नक्श आगे की तरफ बैठा, सीधा, अभी भी पार्थ से बिल्कुल चिपकी हुई थी, किसी छोटे बच्चों की तरह। नक्श ने कहा, फिदा थोड़ा सा खुश हो जाओ, फिर वापस उसकी तरफ देखती रही। उसे नहीं समझ आया कि वह क्या कहना चाहता है। नक्श ने कहा, शायद आज तुम मासी और चाची बन जाओ। फिदा बस इस पर उसे देखने लगी और फिर वो पार्थ को देखते हुए बोली, आराधना। पार्थ ने अपना सर हिला दिया और फिदा बिल्कुल उसके सीने से लग गई। थोड़ी देर बाद गाड़ी हॉस्पिटल बाहर आकर रुकी और आराधना हॉस्पिटल में थी और उसके डिलीवरी चल रही थी। क्योंकि पेट के बल गिरने की वजह से बच्चा हल्का सा सरक गया था और वह बिल्कुल किनारे लग गया था, इसीलिए आराधना को लेबर पेन वाला पेन होने लगा था और अब वापस कुछ नहीं किया जा सकता था सिवाय बच्चे को दुनिया में लाने के, क्योंकि टाइम भी नजदीक था। भले ही अभी 1 महीना और कुछ दिन बचे थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने कहा कि वह ऐसे में वेट नहीं कर सकते, वरना दोनों की जान को खतरा हो सकता है। और हर कोई अब नक्श को फोन कर रहा था, लेकिन नक्श का फोन टूटकर बिखर गया था, इसीलिए उसे नहीं पता था कि उसे कौन फोन किया जा रहा है। नक्श के बेहौफ पर विशाल जी ने साइन कर दिए थे। थोड़ी देर में वह हॉस्पिटल आ गए और फिर अंदर की तरफ दौड़ के आए। फिदा भी आराम से आ रही थी, उसके हाथ में छाले पड़ गए थे चोट की वजह से। जैसे ही छाया जी ने उसे देखा तो वो बिल्कुल सहम गई और वो तुरंत उसके पास आई और उसे पकड़ते हुए बोली, यह क्या हाल बना रखा है तूने? कुछ हुआ तो नहीं ना? उसके बाद उसके पेट को देखने लगी तो फिदा के मुंह से दर्द से चीख निकल गई। उसे नहीं समझ आया कि क्या है और क्या नहीं है। उसने कहा, पता नहीं। पार्थ को भी उसकी और बच्चे की बहुत टेंशन हो रही थी, क्योंकि उसने काफी चोट पहुंचाई थी फिदा को, इसीलिए उसने तुरंत उसे दूसरी डॉक्टर के पास भेज दिया और उसे चेक करने के लिए लेकर गए। यहाँ दूसरी तरफ आराधना जोर जोर से चीख रही थी और नक्श ने कसकर अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और अपने हाथों की मुट्ठियों को बांधा हुआ था। उससे बिल्कुल भी ये दर्द और यह चीख बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन ये दर्द और चीख तो उसे बर्दाश्त करनी ही थी, क्योंकि ये दर्द और चीख देने का काम भी इसने ही किया था। उसने कसकर अपनी आंखों को भी बंद किया हुआ था और रूबी जी उसके पास आई और नक्श तुरंत उनसे लिपट गया और बोला, मेरा बच्चा। रूबी जी ने कहा, तेरी बीवी और तेरा बच्चा दोनों ठीक रहेंगे। नक्श ने अपना सर हिलाया और वो उससे दूर हो गया और स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश करने लगा, क्योंकि वो इस दर्द को और इस चिल्लाहट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो एक जगह बैठकर और अपने पैरों को जोर जोर से बजाने लगा। फिदा को डॉक्टर लेकर जा चुके थे और उसका चेक कर रहे थे, और जो धीरे धीरे में पता चल रहा था वो कभी गंभीर होते जा रहे थे। फिदा को ऑलरेडी बेहोश कर चुके थे, उसकी ड्रेसिंग भी कर चुके थे। नर्स ने कहा, क्या ये खबर वो सब बर्दाश्त कर पाएंगे? एक जगह बच्चा आएगा और एक जगह बच्चा। डॉक्टर ने इस पर गहरी सांस लेते हुए कहा, पर जो भी है उन्हें बताना तो पड़ेगा। उसके बाद वो सब बाहर निकल गए। तभी उन्हें भी आराधना की चीख बिल्कुल बंद होती हुई महसूस हुई और बच्चे की रोने की आवाज आए।
थोड़ी देर बाद डॉक्टर ही बच्चे को तौलिया में लपेटकर बाहर लाई और कहा, कंग्रेचुलेशन, लड़का हुआ है। नक्श बिल्कुल नस की तरफ देख रहा था, जिसके हाथ में वो छोटी सी नन्ही सी जान थी। डॉक्टर और भी ज्यादा डर गए। अब फिदा की कंडीशन कैसे बताएंगे उन्हें? खुशी के माहौल में ये दुख का बवंडर कैसे आ गया उनकी जिंदगी में, उसे समझ में नहीं आया। नक्श ने जाकर उसे बच्चों को अपनी गोद में लिया। तभी रूबी जी की नजर डॉक्टर के पास गई और वो बोली, कैसी यह फिदा, और बच्चा ठीक है ना? और हर कोई बस उन्हें देखने लगा और डॉक्टर ने कहा, पहले आप बच्चे से मिल लीजिए। रूबी जी ने भी प्यार से बच्चे को गोद में लिया और फिर सब ने बारी बारी बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और अब बारी थी पार्थ की। तभी रूबी जी ने एकदम से कहा, बताइए ना, अब तो सबने ले लिया। पार्थ बच्चे की तरफ बढ़ रहा था। तभी डॉक्टर ने कहा, आपको उनका अबॉर्शन करना पड़ेगा। पार्थ के हाथ जो आगे गए थे आराधना के बच्चे को गोदी में लेने के लिए, वो एकदम से रुक गए। उसका शरीर कांपने लगा और उसने हैरानी से डॉक्टर को देखा। डॉक्टर नजरें नहीं मिलाना चाहते थे पार्थ से, लेकिन फिर भी उन्होंने उसकी नजरों से अपनी नजरें मिलाई और कहा, आई एम सॉरी मिस्टर नेगी, लेकिन अगर आपने बच्चा रखने की कोशिश करी तो आप अपनी वाइफ को और अपने बच्चे दोनों को खो देंगे। बेटर होगा कि अपनी वाइफ को बचा ले। बच्चों को बहुत चोट आई है और वह धीरे धीरे जहर पैदा कर रहा है पेट के अंदर। इस तरीके से आपकी वाइफ डिलीवरी तक बिल्कुल अधमरी हालत में पहुंच जाएगी और शायद बच्चे की पैदा होते ही बच्चा मरा हुआ होगा ही, लेकिन शायद आपकी बीवी भी खो जाए मेरे हिसाब से। जैसे ही डॉक्टर ने ये कहा कि अगर अबॉर्शन नहीं कराया तो फिदा की जान जा सकती है, जैसे पार्थ के अंदर से कुछ निकल गया। वो पूरा टूट गया। वह हैरानी से और डर से डॉक्टर को देख रहा था और हर कोई डर से डॉक्टर को देख रहा था। वो सीधा और बच्चे दोनों कोई नहीं खोना चाहते थे। यहाँ जैसे ही छाया जी के कान में ये बात पड़ी वह तो बेहोश ही हो गई। किसी तरीके से फिदा के भाई ने उन्हें उठाया और उन्हें दूसरी तरफ लेकर गए। डॉक्टर ने कहा, प्लीज फैसला जल्दी कीजिए, हम ज्यादा से ज्यादा आज का वेट कर सकते हैं, आगे का नहीं क्योंकि अभी टाइम है। लेकिन जैसी ही प्री प्रेगनेंसी गई और पोस्ट वाली आई तो हम नहीं कर पाएंगे। पार्थ एकदम से कैसे फैसला ले सकता था, वह भी फिदा की परमिशन के बिना, और उसने कहा, फिदा होश में आ गई क्या? डॉक्टर ने कहा, नहीं, और वो कल दोपहर से पहले होश में भी नहीं आएंगे और आपको आज ही फैसला लेना पड़ेगा। अब उसके ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वो बिना एक माँ की परमिशन के कैसे ये सब कह दे कि वो बच्चा नहीं चाहता। रूबी जी ने कहा, यहाँ तो छाया जी की भी हालत खराब हो गई, उनसे पूछ लेते। उसके बाद उन्होंने सुनील जी को देखा जो खुद बिल्कुल हैरान थे। उन्हें भी देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो फिदा के बच्चे को खोना चाहते हैं, लेकिन फिदा के बच्चे के लिए खुद के बच्चे की बलि भला क्यों चढ़ाएंगे। और उन्होंने कहा, पार्थ ऑपरेशन करवा दो। पार्थ ने अपना सरनामे हिलाया और कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिना फिदा की परमिशन के अपने हिसाब नहीं कर सकता, वो माँ है। रूबी जी इस पर उसके पास आई और बोली, ऐसे में तो तू दोनों को खो देगा, जब तुझे पता है कि क्या होगा आगे चलकर। पार्थ ने कहा कि बिना फिदा की परमिशन के। रूबी जी ने उसके कंधे पकड़े और कहा, तू भावुक हो रहा है पार्थ, इस तरीके से तो अपनी बीवी को खो देखा। वो प्रेग्नेंट तो आगे चलकर भी हो सकती है, लेकिन जिंदा एक ही बार बच सकती है। उसे जिंदा रहने का चांस सिर्फ अभी मिला है। डॉक्टर ने कहा, यह मैंने आपसे कहा कि वह आगे चलकर प्रेग्नेंट होंगे, कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ जाएंगे। अगर इस वक्त ऑपरेशन करा तो आई थिंक वो कभी मां नहीं बनेंगे। पार्थ की यह बात सुनकर बेहोश हो जाने वाली थी। क्या मतलब था कि वह आगे भी मां नहीं बन सकती थी? रूबी जी इस पर गुस्से से कहा, क्या बकवास कर रहे हैं आप? एक औरत से उसकी मां बनने का सुख कैसे छीन सकते हैं? डॉक्टर ने कहा, देखिए मिसेज नेगी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन जो पेशेंट की कंडीशन कह रही है मैं वह बता रहा हूँ। उनके पेट पर बहुत ही ज्यादा चोट आई है, घसीट आई है, शायद उनके पेट पर वार हुआ है। उन्होंने काफी देर तक अपने पेट को दबाया है, जिस वजह से बच्चे ने सांस लेना बंद कर दिया। बच्चे के सर में चोट आई है और ब्लीडिंग हो रही है वहां से, और ऐसे में बीच में मिसकराज होने के चांसेस भी है। तब क्या करेंगे आप सब? और फिर डॉक्टर बोले, आपकी बहू की कंडीशन ज्यादा खराब हो जाएगी और तब और भी ज्यादा परेशान होगी। अभी वो शायद बच्चे से इतना कनेक्ट नहीं होगी जितना वो आगे चलकर हो जाएंगे। उन्होंने सलाह दी कि बेटर होगा कि आप ऑपरेशन करवा दे, और वैसे भी मैंने ये कहा है प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। यह नहीं कहा कि वह बिल्कुल भी मां नहीं बन सकती। अगर अच्छे से केयर करके कुछ साल रुक कर ये सब किया जाए तो शायद हो सकता है, पर एकदम से दूसरी बार प्रेग्नेंट करने के बारे में मत सोचिएगा। हर कोई बस ये सोच रहा था कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।
तभी बात करते पार्थ का सर घूमने से लगा और अचानक से वह नीचे गिरकर बेहोश हो गया। रूबी जी चिल्लाई, पार्थ, और वह नीचे की तरफ झुक गई और डॉक्टर ने और नक्श ने उसे उठाया। नक्श ने अपना बेटा नर्स को दे दिया था ताकि वो उसे चेक कर सके। और यहाँ अंदर आराधना को कोई खबर नहीं थी कि बाहर क्या क्या हो रहा है उसकी दोस्त के साथ। पार्थ को कुछ पल के लिए अंदर रखा और उसे चेक करने लगे। अचानक से उसकी सांसें सी रुक गई थी, इसलिए उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड किया गया। लगभग 1 घंटे बाद जाकर वो ठीक सा हुआ और उठकर बैठ गया। रूबी जी उसे अपने हाथों से खाना खिला रही थी, लेकिन पार्थ नहीं खा रहा था और वह बार बार उसका हाथ एक तरफ कर रहा था। रूबी जी ने कहा, प्लीज खा ले पार्थ। पार्थ ने मना कर दिया क्योंकि उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। तभी डॉक्टर वहां आ गया। उन्होंने कहा, मिस्टर नेगी प्लीज फैसला जल्दी कीजिए। मुझे पता है कि आपकी कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन आपको फैसला लेना पड़ेगा। पार्थ ने एकदम से कहा, मैं अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हूं। उसके लिए अगर मेरी मोहब्बत मुझे नफरत करेगी मैं उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन मैं उसे खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। रूबी जी ने इस पर गहरी सांस लेकर सोचा। उसने सही फैसला लिया। बच्चे के मोह में नहीं आया और नहीं इस बात में आया कि फिदा उससे नाराज हो जाएगी। वो सब फिदा को मनाएंगे अगर वह नाराज हो जाएगी बच्चों के जाने पर। छाया जी को भी होश आ गया था और वह फिदा के पास थी। तभी दरवाजा खुला और पार्थ गया और उसने छाया जी के कंधों पर अपना हाथ रखा। छाया जी ने कहा, तूने क्या फैसला लिया? पार्थ ने कहा, माना कि आप अपनी बेटी और उसके बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन अगर आपको आपकी बेटी चाहिए तो उसके बच्चे का मरना जरूरी है। इस दुनिया को उसके बच्चों को छोड़ना होगा। छाया जी का दिल जैसे निकलने को हो गया, लेकिन वह जानती थी कि पार्थ भी यह बात कितने टूटे दिल से कह रहा था। उसका खुद का भी तो बच्चा जा रहा था इस दुनिया से। छाया जी फिदा के सीने पर सरक कर जोर जोर से काफी देर तक रोती रही और उसके बाद पार्थ ने अबॉर्शन पेपर पर बड़ी मुश्किल से कांपते हाथों से साइन कर दिया और फिर डॉक्टर फिदा को ऑपरेशन के लिए लेकर चले गए। और लगभग 1.5 घंटे बाद को वापस आए। उन्होंने कहा, सक्सेसफुल, और उनकी इंजरीज को भी हमने ठीक कर दिया है। अभी कम से कम 1.5 साल प्लीज आप उनके साथ प्रेगनेंसी को लेकर फिजिकल ना हो। बाकी आप आराम से हो सकते हैं, बट अभी कुछ दिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी उनकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और ऊपर से अभी उनका अबॉर्शन हुआ है, तो अभी उन्हें पीरियड्स आएंगे। कम से कम 15-20 दिन तो उसमें उनका अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें उनकी बॉडी और भी ज्यादा कमजोर हो जाएगी, ऊपर से बच्चों के खोने का डर। पार्थ ने उसकी बात को समझ लिया, क्योंकि वो बहुत सारी चीज अभी से महसूस कर रहा था। भले ही उससे ज्यादा वो चीज, वो दर्द, वह एहसास फिदा को होना था, लेकिन उसे भी हो रहा था क्योंकि वह भी तो पिता था। भले ही उसके शरीर से कुछ नहीं गया था, लेकिन उसका अंश गया था। वह फिदा के पास आकर बैठ गया। उसे अब डर अगले दिन का था, दोपहर का था, जब उसे होश आना था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि जब फिदा को पता चलेगा कि उसका ऑपरेशन हो चुका है तो वह उसे कैसे हैंडल करेगा। उसे डर लग रहा था। उसने कहा, नहीं, मैं नहीं बता पाऊंगा बिल्कुल भी, इसे प्लीज आप सब बताना। रूबी जी ने इस पर कहा, लेकिन ये बात तो तुझे बतानी पड़ेगी ना। पार्थ बिल्कुल उसके सीने से लग गया और बच्चों की तरह रोते हुए बोला, सारी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में क्यों है, क्यों है, क्यों है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, जितना ठीक करो उतना बिगड़ जाता है। अभी एक बार ठीक हो जाए, उसके बाद मैं उसे लेकर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। मुझे नहीं रहना यहाँ पर। रूबी जी एकदम से उसकी बात सुनकर हैरान हो गई। उन्होंने कभी पार्थ को अपने आप से अलग नहीं किया था और न कभी पार्थ उनसे दूर हुआ था। चाहे वो स्कूल में हॉस्टल जाने की, फिर बोर्डिंग स्कूल जाने की बात हो, या फिर कॉलेज में हॉस्टल में रहने की बात हो, या फिर कहीं और जाकर प्रोफेसर बनने का बात हो, या फिर बिजनेस कहीं और जाकर करने की बात हो, पार्थ कभी रूबी जी को छोड़कर नहीं गया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।